हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत के काव्य शास्त्रीय उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है और उनका समय लगभग 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। और इस परंपरा के अंतिम आचार्य माने जाते हैं पंडित जगन्नाथ जी, और जिनका समय है 17वीं शती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो 150-200 सहस्त्र वर्षों का काव्य शास्त्रीय साहित्य है, यह अपनी व्यापक विषय सामग्री, अपूर्व एवं तर्क सम्मत विवेचन पद्धति और गंभीर शैली के कारण अब जो नूतन मान्यताएं हैं उनको भी प्रस्तुत करने के बल पर भारतीय वाङ्मय में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे काव्य शास्त्र किसे कहते हैं, फिर इनके सिद्धांतों के नाम, और उसके बाद उन सिद्धांतों के विषय में हम थोड़ी बहुत जानकारी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। और सबसे पहले जानते हैं काव्य शास्त्र का अर्थ। जो ये काव्य शास्त्र है, यह काव्य और साहित्य का दर्शन और विज्ञान है। यह काव्य कृतियों के विश्लेषण के आधार पर समय समय पर उद्भावित सिद्धांतों की ज्ञान राशि भी है। और काव्य शास्त्र के लिए पुराने नाम साहित्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र हैं, और साहित्य के व्यापक रचनात्मक रूप को समेटने के कारण इसे समीक्षा शास्त्र भी कहा जाने लगा। तो दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य या साहित्य के विभिन्न अवयवों की व्याख्या विभिन्न संप्रदायों और उनके संस्थापक आचार्य द्वारा की गई है। जो भी उनके सिद्धांत हैं या जिन्हें हम संप्रदाय कहते हैं, जितने भी उसमें अवयव हैं, इन सब की जो व्याख्या है वो उनके संस्थापक, जो भी जिस सिद्धांत के जो संस्थापक थे उनके आचार्यों ने की है। भारतीय काव्य शास्त्र का आधार संस्कृत भाषा है। संस्कृत काव्य शास्त्र का आरंभ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से माना जाता है। और भरत मुनि जो हैं वो काव्य शास्त्र के जो प्रमुख सिद्धांत, रस सिद्धांत के प्रवर्तक भी हैं। उनके सिद्धांत की व्याख्या विभिन्न टीकाओं के माध्यम से भी हुई है। भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त आदि आचार्यों ने रस निष्पत्ति की विभिन्न व्याख्याएं की हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पहले भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानते हैं, उनके नामों के बारे में। वो हैं 6। पहला रस सिद्धांत, दूसरा अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत। औचित्य सिद्धांत को कुछ आचार्य सिद्धांत नहीं मानते हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं रस सिद्धांत के विषय में, जिसके आचार्य हैं भरत मुनि और जिनका समय है 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का। इसको रस सिद्धांत होता क्या है दोस्तों? किसी भी काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर, या जब हम नाटक, दृश्य काव्य को देखते हैं, तो देखने वाले को जिस आनंद की अनुभूति होती है या पढ़ने वाले को जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहा जाता है। और रस का पहला विस्तार पूर्वक विवेचन भरत के नाट्य शास्त्र के 6 और 7वें अध्याय में मिलता है। भरत ने रस को नाटक का अनिवार्य सार तत्व माना है, क्योंकि उनके अनुसार रस के बिना कोई अर्थ ही प्रवृत्त नहीं होगा। और दोस्तों, रस सिद्धांत की व्याख्या और प्रतिष्ठा करने वाले अन्य प्रमुख आचार्य हैं लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। और इनमें से लोलट, शंकुक और भट्टनायक के कोई ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं है। अब चलिए इसके दूसरे सिद्धांत अलंकार सिद्धांत के विषय में जानते हैं, जिसके प्रवर्तक है आचार्य भामा, जिनका समय है 6ठी शताब्दी का। ये काव्य अलंकार ग्रंथ के रचयिता भी हैं। दोस्तों, काव्य सौंदर्य के रूप में अलंकार की अवधारणा प्रस्तुत की इन्होंने, और सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को माना। दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार कहा। वामन के अनुसार काव्य अलंकार के कारण ही ग्रहण करने योग्य, यानी कि कोई भी काव्य को आप तभी ग्रहण कर सकते हैं जब उसमें अलंकार हो, और जो सौंदर्य है वही अलंकार है। दोस्तों, दरअसल भरत ने नाटक के संदर्भ में नाट्य शास्त्र लिखा था और दृश्य काव्य के संदर्भ में रस की स्थापना की। मतलब देखते हैं तो रस की अनुभूति होती है। भामा ने श्रव्य काव्य यानी कि सुनने वाले काव्य के संदर्भ में
काव्य विवेचन किया और फिर सौंदर्य को इसके लिए प्रमुख माना। अब हम दोस्तों जानते हैं काल क्रमानुसार अलंकार सिद्धांत के जो प्रमुख आचार्य हैं उनका समय और उनकी रचनाएं। पहले मैं आचार्य का नाम पढ़ूंगी, फिर उनकी रचना और उनका समय। भामह काव्यालंकार 6ठी शताब्दी, दंडी इनका है काव्यादर्श इनकी रचना और 7वीं शताब्दी, उद्गट का है काव्य अलंकार सार संग्रह जिनका समय है 8वीं शताब्दी, वामन काव्य अलंकार सूत्र और 9वीं शताब्दी इनका समय है, रुद्रट का है काव्य अलंकार सूत्र जिसका इनका समय है 9वीं शताब्दी, रुयक अलंकार सर्वस्व 12वीं शताब्दी, जयदेव चंद्रलोक इनका वो रचना है चंद्रलोक और समय है 13वीं शताब्दी, अंतिम में उपय दीक्षित जिनका है रचना कुवलयानंद और इनका समय है 17वीं शताब्दी। चलिए दोस्तों तीसरे सिद्धांत पर चर्चा कर लेते हैं, रीति सिद्धांत। इनके प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन। वामन से पूर्व भरत भामा दंडी के विवेचन में भी रीति तत्व की चर्चा हो चुकी थी, लेकिन इन आचार्यों ने रीति को रचना तत्व के रूप में ही प्रतिपादित किया था, यानी कि उसे तब तक सिद्धांत नहीं माना था। वामन ने रीति काव्य को काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना है। रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर रीति को काव्य की आत्मा सिद्ध करने का प्रयास किया है। वामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना ही रीति है और रीति में यह विशिष्टता गुणों के कारण ही आती है। दोस्तों वामन ने गुणों का काव्य का शोभा कारक तत्व कहा है और फिर भरत द्वारा प्रतिपादित 10 गुणों को शब्दगत और अर्थगत, यानी उनको शब्द भी माना और उन्हीं को अर्थ माना। उन्होंने गुणों की इस तरह से 20 संख्या मानी और मेन हुए 10 कौन से हैं वो? गुण, श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कांति। और इन गुणों के आधार पर ही वामन ने रीति के 3 प्रकार माने कि रीति 3 प्रकार की है। पहली है वैदर्भी रीति जो सभी गुणों से युक्त होती है, गौड़ी रीति जो दूसरी है वो ओज और कांति गुणों से युक्त होती है, पंचाली रीति होती है माधुर्य और सौकुमार्य गुणों से युक्त। चलिए दोस्तों चौथे सिद्धांत की चर्चा करते हैं जिसका नाम है ध्वनि सिद्धांत और यह काव्य शास्त्र का सबसे प्रबल और महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इसके प्रतिपादक कौन है? आचार्य आनंदवर्धन। दोस्तों आनंदवर्धन के अनुसार काव्य को ध्वनि की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब उसमें प्रतीयमान अर्थ यानी कि व्यंग्यार्थ सर्वोपरि हो। प्रतीयमान से अर्थ को किसी वस्तु, अलंकार या रस द्वारा ध्वनित माना जाता है, जिन्हें वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि तथा रस ध्वनि भी कहा जाता है। ध्वनि सिद्धांत द्वारा आनंदवर्धन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि उन्होंने काव्य के सभी रूपों को अपने इस सिद्धांत में समेटने का प्रयास किया। उन्होंने रस सिद्धांत का कभी कोई विरोध नहीं किया, बल्कि रस को भी ध्वनि का ही प्रमुख भेद मानते हुए रस ध्वनि की उन्होंने परिकल्पना की। और ध्वनि के आधार पर काव्य के 3 भेद हैं। उत्तम काव्य, इसमें व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट होता है, इसलिए इसे ध्वनि काव्य नाम दिया गया। मध्यम काव्य, जिसमें व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के समान रहता तो है लेकिन वो उसमें निकृष्ट होने के कारण गौण ही रहता है, इसलिए इसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा गया। अधम काव्य, जिसमें किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ ही नहीं रहता, केवल अलंकारों का चमत्कार रहता है, इसे चित्र काव्य नाम दिया गया। दोस्तों ध्वनि सिद्धांत की स्थापना करने, इसे व्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने में आनंदवर्धन के साथ टीकाकार अभिनव गुप्त का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चलिए दोस्तों 5वां सिद्धांत है हमारा वक्रोक्ति सिद्धांत, जिसके संस्थापक आचार्य हैं कुंतक। अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित में कुंतक ने रीति और ध्वनि सिद्धांत को नकारते हुए काव्य में वक्रोक्ति की प्रधानता स्वीकार कर उसे ही काव्य का सर्वस्व सिद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, यानी कि जीवितम से उनका तात्पर्य है कि वक्रोक्ति ही काव्य का प्राण तत्व है। उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का प्राण तत्व माना। यद्यपि वक्रोक्ति की चर्चा वामन से पहले भी हो चुकी थी, लेकिन वामन के समय तक जो ये वक्रोक्ति था वो सिर्फ एक अलंकार तक ही सीमित रह गया था और कुंतक ने वक्रोक्ति को एक नए रूप और नए अर्थ में पेश किया। काव्य की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि काव्य में शब्द और अर्थ का जो भाव रहता है
वह वक्रोक्ति मूलक ही है। उन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद बताए। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। कुंतक ने वक्रोक्ति के इन 6 भेदों और 41 वर्णों से लेकर प्रबंध तक काव्य के सभी रूपों और तत्वों का समायोजन किया। दोस्तों, उन्होंने रस को भी वक्रोक्ति का प्राण मानकर भाव के महत्व को भी स्वीकार किया, लेकिन हालांकि उन्होंने महत्व तो वक्रोक्ति को ही दिया, क्योंकि उन्होंने वक्रोक्ति को सिद्धांत माना है। अलंकार, रीति, ध्वनि सिद्धांतों की मूल अवधारणाओं को वक्रोक्ति में शामिल कर एक सर्वांगपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन दोस्तों, इतना होने पर भी भारतीय काव्य में इस वक्रोक्ति सिद्धांत को उचित प्रतिष्ठा नहीं मिली। आज अंतिम सिद्धांत जो है, छठा और अंतिम सिद्धांत है, वो है औचित्य सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं क्षेमेंद्र, और इस सिद्धांत को कुछ ही आचार्य सिद्धांत मानते हैं। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य रसानुभूति में चमत्कार उत्पन्न करने वाले रस का जीवन है। उन्होंने किसी एक तत्व को महत्व न देकर सभी तत्वों के संतुलन, सामंजस्य या संगति पर बल देकर काव्य चिंतन को व्यापक संदर्भ प्रदान किया है, और उनके अनुसार सामाजिक मर्यादा की प्रतिष्ठा का आधार औचित्य ही है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में काव्य शास्त्र के जो ये 6 सिद्धांत या 6 संप्रदाय हैं, उनके विषय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।